का नाम है मुन्ना लाल। मुन्ना लाल एक बिजनेस कर रहा है। इस बिजनेस में सामान बेच रहा है, रेडी लाता है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रेडी चलाता है और इस रेडी में ये बिजनेस करता है और ये इसके कस्टमर्स हैं, इनको ये सामान बेचता है। इसकी सेल है एवरेजली 500 रुपए पर डे। इसका मतलब हुआ 15,000 रुपए पर मंथ। एक महीने में ये मात्र 15,000 का माल बेचता है। अब भगवान की कृपा हुई, इसकी जो है एक दुकान खुल गई, बड़ा काम बढ़ गया इसका। इसने नाम खोल लिया मुन्ना ट्रेडर्स। अब मुन्ना ट्रेडर्स के हिसाब से इसके पास जो है ये काम बढ़ गया। अब काम बढ़ गया, इसके पास आगे लोग भी रख लिए इसने। अब इसका स्टॉक भी जो पहले से ज्यादा हो गया। अब इसके कस्टमर भी बढ़ गए जिनको ये सामान बेच रहा है। इसको इसने सामान बेचा 1,53,759 का। इसको बेचा इसने 1,63,259 का। इसको बेचा 95,700 का। इसको बेचा 1,13,555 का। और कुछ लोगों से इसने सामान खरीदा भी। इन लोगों से, ये जो नीली टोपी वाले लोग हैं, इनसे इसने सामान खरीदा। कितने का खरीदा? इसने बेचा इसको 5,15,739। इसने बेचा इसको 6,39,240। कुछ नहीं, मैं इतनी सारी बातें करने के बाद सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये सारी फिगर्स याद रख सकते हो? नो सर। ये फिगर याद रखना आसान था, मगर ये सारी फिगर्स याद रखना आसान नहीं है। अगर आप मुन्ना की जगह होते तो आप एक कॉपी बनाते, उस कॉपी पे लिखते ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर्स, आप सारी लिख लेते। हाँ या नहीं? हाँ जी सर। इसी को बेटा अकाउंटिंग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अकाउंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं ये एग्जाम्पल क्यों लिया आपके साथ? बेटा मेरा ये मानना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये कोई सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं। हम बेटा बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं या अभी तक आप इंग्लिश पढ़ते आए हो, उसका ऑब्जेक्टिव था कि आप किसी से कॉन्वर्जेशन करना सीखें। आप मैथ्स पढ़ते आए हो तो आप ऑब्जेक्टिव था कि प्लस माइनस सीखें। आप ज्योग्राफी पढ़ते आए हो तो आप देश विदेश के बारे में जानेंगे। आप साइंस पढ़ते आए हो तो ह्यूमन बॉडी और नेचर के बारे में जानेंगे। तो अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? अकाउंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम जो भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं कहीं कुछ भूल तो नहीं गए, कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो हिसाब किताब करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है। इज दैट ओके? तो यहाँ पर आपको इसको जो आप लिखते हो दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। व्हाट इज इट कॉल्ड? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के बाद इसकी अकाउंटिंग की एक फॉर्मल डेफिनेशन लेनी है मुझे आपसे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying,
summarizing and analyzing monetary transactions of a business। इस वाली डेफिनेशन को समझने के लिए एक उदाहरण ले रहा हूं बेटा आपके साथ। हमारा ये जो कैरेक्टर था, क्या नाम था इसका? मुन्ना। मुन्ना लाल। मुन्ना लाल गोज टू शॉप, अपनी शॉप पे गया और उसने ये कुछ 5 काम किए। उसने जाकर सुबह पहले एक कपड़ा उठाया और थोड़ा डस्टिंग कर ली, थोड़ा क्लीनिंग कर ली। फिर क्लीनिंग के बाद उसने छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था, वहां पर भगवान के आगे हाथ जोड़े। फिर उसने कुछ सामान परचेज किया। उसने कुछ, कोई सप्लायर आया था, वो इसको सामान दे गया, वो सामान। फिर इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया हुआ था, वो इसने पे किया, लड़के को भेजा और वो पे कराया। फिर इसने कुछ माल बेचा। तो इसने ये ट्रांजैक्शंस करी। आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन कौन सी आपको लगती है कि इसमें पैसा इन्वॉल्व है? सब में ये सर। पहले वाले में इन्वॉल्व है। यस सर। आपने क्लीनिंग करी है, आपने सिर्फ कपड़ा मारा है, पैसा तो ना गया ना आया। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यस सर। इसमें है, इसमें है, इसमें है। हम्म। हम क्या कर रहे हैं? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड? मनी से। हम फिर इनको मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे। मान लो ये 10,000 की परचेज है, ये 1,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और ये 18,000 रुपए की सेल है। मैंने मेजर करा और रिकॉर्ड कर लिया। अब क्लासिफाई करूंगा, अलग अलग करूंगा बेटा। ये दोनों में पैसा जा रहा है, 11,000 जा रहे, 18,000 आ रहे। तो मैंने क्लासिफाई कर लिया, अलग अलग कर। अब मैं इनको समराइज करूंगा कि भाई मैंने 18 माइनस 11, 7,000 रुपए का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब मैं एनालिसिस करूंगा कि ये प्रॉफिट जो 7,000 का है, इज दिस गुड इनफ? जितना मैं मेहनत कर रहा हूं, जितना मैंने पैसा लगाया है, क्या उसके हिसाब से इतना प्रॉफिट ठीक है या और होना चाहिए? दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। इज दैट ओके? गॉट इट? यस सर। आगे बात समझ में कुछ और। अब मैं ले रहा हूं आपके सामने टर्म्स। टर्म्स में देखना बेटा, मुन्ना ने जब बिजनेस शुरू किया तो मुन्ना ने कुछ 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए अपनी तरफ से। इस पैसे को हम अकाउंट्स में नाम देते हैं कैपिटल। जो मुन्ना ने अपने बिजनेस में खुद के रिसोर्सेज से लगाए, दैट इज नोन एज कैपिटल। मुन्ना ने बैंक से लोन लिया, बिजनेस शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन भी लिया। इस लोन को हम अकाउंट्स में कहते हैं लायबिलिटी। जो पैसा खुद का लगाया, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जो उधार लेकर लगाया, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। ठीक है? ये पैसा वापस देना है, ये देना नहीं है। अब ये जो स्टॉक दिख रहा है, इनको हम अकाउंट्स में कहते हैं गुड्स। क्या कहते हैं? गुड्स। जिस चीज में हमारा बिजनेस डील कर रहा है बेटा, जिस चीज में हमारा बिजनेस डील कर रहा है, जो हम बेच खरीद रहे हैं। आपने जो हेडफोन्स लगाए, ये कौन सी कंपनी के? सर कॉस्मिक बाइट। तो कॉस्मिक बाइट की ये गुड्स हैं। आपके हाथ में पेन कौन सी कंपनी का है? फिनिक्स कॉन्टैक्ट। फिनिक्स वालों के ये गुड्स हैं।
मेरे पास इस वक्त एप्पल का लैपटॉप है, ये एप्पल के गुड्स हैं। नाइकी के शूज पहने हैं मैंने, तो ये नाइकी के गुड्स हैं। ठीक है, जो कंपनी जिस चीज का बिजनेस करती है, जो खरीदती है और बेचती है, उनको हम क्या कहते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं? Goods. ये लोग जिनको ये माल उधार बेच रहा है, ये कल को पैसे देंगे, इनको अकाउंट्स में बोला जाता है डेटर्स। क्या बोला जाता है? डेटर्स। जिनको हमारे मुन्ना ने गुड्स उधार बेचे हैं और कल को हमें ये पैसे वापस देंगे, आर नोन एज डेटर्स। और ये जो नीली टोपी वाले हैं, जिनसे गुड्स उधार खरीद रहे हैं, इनको हम कल को पैसा वापस देंगे, दे आर नोन एज क्रेडिटर्स। आई रिपीट, जिनको माल उधार बेचा है, ये कल को हमें पैसे वापस देके जाएंगे, दे आर नोन एज डेटर्स। डेटर्स को हिंदी में कहते हैं देनदार। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है, लिख लें। देनदार, ये हमें पैसा देगा। इसको हिंदी में कहते हैं लेनदार, ये हमसे पैसे लेगा। ठीक है, गुड्स, कैपिटल, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर। ये जो इसकी शॉप है, ये इसका एसेट है। एसेट किसको कहते हैं बेटा? जिसको आप नॉर्मल लाइफ में प्रॉपर्टी बोलते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, आपका बैंक का बैलेंस, आपके हाथ में कैश का बैलेंस, आपकी दुकान का स्टॉक, ये सब एसेट्स हैं जिनको आप कल को बेचोगे तो कुछ रिकवर कर लोगे, आर नोन एज एसेट्स। मैंने आपके साथ कुछ टर्म, पहले तो अकाउंटिंग का मतलब हमने डिस्कस किया, हाँ जी सर। फिर मैंने कुछ टर्म्स लिए, मैं टर्म्स के नंबर डाल रहा हूँ। पहला मैंने कैपिटल, जो अपना पैसा, लायबिलिटी जो उधार का पैसा, गुड्स जिसमें मैं डील कर रहा हूँ, डेटर जिसको मैंने माल उधार बेचा है, क्रेडिटर जिससे मैंने माल उधार खरीदा है, और एसेट जो भी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी मेरी कीमती सामान है, वो सब एसेट्स। ठीक है, इज दैट ओके? आउटस्टैंडिंग expenses. An expense which has become due but not yet paid is outstanding expense. This O/S is outstanding expense. For example, salary has been paid for 11 months, not for 12. That 12th month salary is an outstanding expense. Prepaid expense. An expense which has not become due but paid in advance is known as prepaid expense. For example, salary paid to a worker for 13 months
that include one month of next year. That 13th month salary is prepaid expense for business. सर लिख लिया। अद्वित कॉपी हो गया? लास्ट लाइन सर। अच्छा, अपने अपने वीडियो ऑन करें। सर डन। ऑन कर लो बेटा वीडियो। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ अब आया मृदुल, मैं देख ही नहीं पा रहा था कि तू सोया हुआ है कि उठा हुआ है। नहीं सर, उठा हुआ हूँ। एसी चला के 15 पे और कंबल में घुसा हुआ है, मतलब। नहीं सर, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ। गुड यार, good. हाँ जी। सो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा? एक्सपेंस तो हमें पता है, एक खर्चा जो ड्यू हो गया। एक्सपेंस हमें पता है खर्चा होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? जो खर्चा ड्यू तो हो गया मगर अभी तक पे नहीं हुआ। जो खर्चा ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आज है 17 तारीख है ना, हम जिस घर में रहते हैं उसका रेंट देते हैं। अब रेंट मान लो हर महीने की 7 तारीख को देना है, हमने अभी तक नहीं दिया, तो वो खर्चा, वो रेंट जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया मेरे। इज दैट ओके? प्रीपेड एक्सपेंस, जो खर्चा ड्यू ही नहीं हुआ और मैंने समय से पहले दे दिया। जो खर्चा ड्यू नहीं हुआ और मैंने समय से पहले दे दिया है इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। एक खर्चा जो ड्यू नहीं हुआ बट आई हैव पेड इन एडवांस इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। इज दैट ओके? जैसे फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन जो आप रिचार्ज कराते हो वो प्रीपेड क्यों कहलाता है? क्योंकि अभी आपने सर्विसेज तो ली नहीं, आपने पैसे पहले दे दिए। आपके यहाँ आपके एम्प्लॉइज काम करते हैं, एक एम्प्लॉय आपके पास आया कि बाबूजी मेरे घर में शादी है तो मुझे कुछ 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दो। उसको तो एडवांस मिल गई लेकिन वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, आपने समय से पहले दे दिया। नॉर्मली सैलरी पूरा महीना खत्म होने के बाद देते हैं वर्कर को, हमने महीना खत्म होने से पहले उसको दे दी, अगले महीने की भी दे दी, सो दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस। इज दैट ओके? ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। क्योंकि देना है अभी दिया नहीं।
और ये हमारे लिए एसेट कहलाएगा क्योंकि हमने किसी को समय से पहले दे दिया है, हम वापस ले सकते हैं। इज दैट ओके? Yes, sir. अगला accrued an income which has become due but not yet received is known as accrued income. For example, a tenant has paid only 11 months rent in a year. The 12th month rent, which is due but not received, is accrued rent. अब समझ लें इसको जरा। अक्रूड इनकम किसको कहते हैं बेटा? एक ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई लेकिन हमें मिली नहीं। जैसे हमारे किराएदार ने हमें किराया देना था इस महीने की 7 तारीख को, 17 तारीख हो गई लेकिन वो अभी तक दिया नहीं। दैट इज अक्रूड इनकम। व्हाट इज इट? अक्रूड। Accrued income. अक्रूड इनकम कौन सी हुई? जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन हमें नहीं मिली। बेटा खर्चा ड्यू हो जाए और हम ना दें, दैट इज व्हाट? Accrued income. दैट इज खर्चा, outstanding expense. एक्सपेंस के लिए हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। Outstanding. और इसके लिए हम क्या बोलते हैं? अक्रूड। Accrued income. के लिए आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज होता है और इनकम के लिए क्या वर्ड यूज होता है? Accrued income. Accrued income. है ना, 1 मिनट। उसके लिए हम यूज करते हैं अक्रूड। हाँ ले ले। तो एक ये ले जा। और इसी तरह अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड यानी कि जो हमने कमाई नहीं अभी और हमें एडवांस में मिल गई है, दैट इज अनअर्न्ड। हमारे किराएदार ने हमें 12 महीने का किराया तो दिया, अगले साल के 1 महीने का किराया भी दे गया। दैट इज अनअर्न्ड Unearned income. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
खर्चों में इसको प्रीपेड एक्सपेंस पे, इनकम में अनअर्न्ड इनकम। बेटा ये समझना, ये चारों चीजें एक जैसी ही हैं, कंफ्यूज नहीं होना। खर्चा आउटस्टैंडिंग होगा तो उसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम अगर बकाया होगी तो अक्रूड इनकम। accrued income. खर्चा समय से पहले दे दोगे तो प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम समय से पहले ले लोगे तो अनअर्न्ड। इज दैट ओके? यहाँ तक बात Yes, पक्का? Yes, सच्ची बताएं। अगली टर्म लिखो। ड्राइंग्स, an amount drawn by owner out of the business or his personal use is known as drawings. This amount can be in cash or kind. आ रही है बेटा बात समझ में? ड्राइंग क्या होता है? देखो एक बात, ड्राइंग को समझने से पहले एक जरूरी बात, ये हमारा मुन्ना लाल, हमारा करेक्टर, ये हमारा ओनर, और ये इसकी शॉप है, ये बिजनेस है। आप ये समझना कि अकाउंट्स में हम इन दोनों को अलग अलग, ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। हम अकाउंट्स किसके लिखते हैं? अकाउंट्स हम बिजनेस के लिखते हैं। अकाउंट्स हम बिजनेस के लिखते हैं। तो अगर बिजनेस में ओनर पैसा डालता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और बिजनेस में से ओनर पैसा निकाल लेता है तो उसको बोलते हैं ड्राइंग। बिजनेस में ओनर पैसा डालता है तो क्या बोलते हैं? कैपिटल, और बिजनेस में से ओनर पैसा निकाल लेता है तो देन इट इज नोन एज ड्राइंग।